डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नई ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस किए हैं। या फिर बात करूं कि कैसे जो 41 वर्कर्स टनल में फंस गए थे उनको लेकर क्या नए चैलेंजेस जो हैं या फिर परिवारजनों के चैलेंजेस थे, वो क्या कौन कौन से चैलेंजेस थे और उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो है वहाँ पे फेस किया। डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे दोस्त साथी इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा फोकस जो है, हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं एंड उसके साथ हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर भी हमारा फोकस होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि सिर्फ अकेडमिकली वाइज अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक प्रॉपर ग्रोथ जो है वो अचीव कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है या फिर वो आपके जो एक बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति या कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति जैसे कहते हैं वो आपके अंदर से निखर के आएगा। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कि जो शॉर्टकट से लिए गए रास्ते कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। आप डेली अपने आप के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए जो आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे ग्रूम होती है। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए, अ रूम विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट साउल। अब ये जो कोट है डियर फ्रेंड्स, ये आपने बचपन से सुना होगा कि द बेस्ट फ्रेंड्स द बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें या फिर ऐसे कुछ कोट जो है आपने सुने होंगे, बट अब ये चीज़ों को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि किताबें जो है, एक तो होता है कि आप अपनी गलतियों सीखते हैं, देन उसके बाद अपने आप इम्प्रूव करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि आप दूसरों की जो गलतियाँ हैं या फिर दूसरों की जो एक्सपीरियंस है, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो अपनी लाइफ के अंदर आप जो गलतियाँ हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं एंड जो आपका सक्सेस जो है उससे और जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी किताब हो, इवन मैं आपसे ये कहूँगा कि रदर देन आप जो भी किताब पढ़ते हैं, आपकी बुक्स, आप कॉलेज में है या आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप वो किताब तो पढ़ते ही हैं, बट उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक एक्स्ट्रा जो बुक्स होती है, चाहे वो किसी की ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो बुक्स होती है, उनको पढ़ना स्टार्ट करें। बिकॉज मैं बुक्स पढ़ने का बहुत एक बड़ा फ़ैन हूँ। आई पर्सनली बिलीव कि बुक्स जो है वो काफ़ी मदद कर सकती है आपको। अगर आपको इस पर कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। मैं आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है या फिर बुक्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, दैन आपको एक स्टार्ट मिलेगा, यानी मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप कहाँ से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका हाथ फ्री मटीरियल जो है वो भी शेयर कर दूँगा। तो आप बस एक हैबिट बनाइए अपने अंदर, रोज़ एक अपने डेली रूटीन जो है उसमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए कि आप एक बुक जो है उसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप जितने भी पढ़ने या फिर पेजेस पढ़ सकते हैं उतने पढ़िए। और सिर्फ मेरा मतलब बुक्स पढ़ने से नहीं है बल्कि उनको समझने में से ही है। अभी ये जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप हैबिट में लाना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक बार में आप सारी किताब नहीं पढ़ सकते, एक बार में आप सारा ही जो मटेरियल है उसको गैदर नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट कीजिए। रोज़ एक हैबिट बनाइए कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट, आपको जब भी एक फ्री टाइम मिले तो उस समय पे एक किताब जो उठाइए, कुछ भी हो सकती है, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है या किसी की ऑटोबायोग्राफी है। इंटरनेट पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी सीख कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रिकमेंडेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो वही है कि जैसे कोड बताया गया कि अ रूम विदाउट बुक इज लाइक बॉडी विदाउट सोल। तो इतना इम्पैक्ट जो है बुक्स आपकी लाइफ में डाल सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग एक बुक रीडिंग करने की एक हैबिट ज़रूर फॉर्म कीजिए। बिकॉज मैं जैसा आपको कहा कि एक बहुत एक्सपीरियंस जो है आपको बुक से मिलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। आप अपनी गलतियों सीखते ही हैं, बट जो दूसरों ने रिकमेंडेशन दी है, दूसरे जो गलतियाँ करी है वो आप जब नहीं दोहराएंगे तो डेफिनेटली आपको एक क्लियर विजन जो है वो अपने सक्सेस पाथ का वो ज़रूर मिलेगा। तो ये था अच्छा कोड। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट कीजिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं।
तो ये था सपोर्ट नाउ डिफरेंट। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए कि न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं। ये काफ़ी करंट की एक न्यूज़ है, तो अगर आप इन चीज़ों से अवेयर रहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इस बारे में थोड़ा लाइक करें या पता नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, दैट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए। बिकॉज ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वन वर्ड्स के आंसर होते हैं जीके के, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। क्या इन जनरल भी आपको लाइफ के अंदर पता ही होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ नया चल रहा है। तो ये आज का क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 1 दिसंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन न्यूज़पेपर वो है ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 कमीशंस एंड ओमिशंस। अभी डिफरेंस 3.0 क्योंकि इससे पहले 1997 एंड 2007 के अंदर ऑलरेडी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन जो है वो हमारे देश की सरकार ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। बट अब इस जो नई पॉलिसी बनाई गई है, यानी कि इस साल नवंबर के अंदर एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है, नए लॉज बनाए गए हैं ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को लेकर, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए बताया गया कि कैसे ये जिसकी जो शुरुआत हुई थी या फिर ब्रॉडकास्टिंग का जो रेगुलेशंस है इनकी शुरुआत हुई थी 1997 से एंड अभी तक इनके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस करने बाकी थे। एंड अभी तक भी ये जो अभी नवंबर के अंदर भी जो लॉज बने हैं इनमें भी काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं वो देखने को मिले हैं। पॉजिटिव प्रोपोजिशंस की बात करूँ तो इसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई है कि जो नया बिल है जो इस साल नवंबर में पास हुआ है इसमें 3 चीज़ें जो ऐसी इंपॉर्टेंट है कि पहला तो ये कि जो भी सब्सक्राइबर है इन सभी का जो डेटा है उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। दूसरा ये कि एक ट्रांसपेरेंसी बनाने की ज़रूरत है, मेजरमेंट जो है ऑडियंस की जो मेजरमेंट ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। साथ ही में जो अलाउन प्राइवेट एक्टर्स हैं जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है उनको और इंक्रीज़ किया जाए। रिपीट कर देता हूँ, अब ये जो नया बिल आया है इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिल की। पहला ये कि जो सब्सक्राइबर है यानी कि जो भी आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं या फिर नेटवर्किंग ये जो आप चैनल्स देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी प्राइवेट प्लेयर के थ्रू आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। होता है ना कि अलग अलग डिश, आप नॉर्मल भाषा में कहें तो डिश की जो चीज़ें होती है या फिर आप जो कहते हैं ना कि डिश लगवाई है, तो वो जो डिश के आप जैसे आप अपना रिकॉर्ड देते हैं, आप अपना डेटा शेयर करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, तो उन सभी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए, एक प्रॉपर ऑडिट बनाया जाए। साथ में जो एक मेजरमेंट ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर ज़रूरत है कि कैसे जो भी ऑडियंस है उसके मेजरमेंट्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी दी जाए, यानी कि आप क्या क्या अच्छी चीज़ें जो है वो इस नए लॉ के अंदर आनी चाहिए, इसके ऊपर एक सकारात्मक या फिर क्लियर विजन होना चाहिए जनता का। साथ ही में के अंदर जो इतने सालों से एक कहते हैं ना कि पहले हम जैसे कहते हैं दूरदर्शन जो है वो एकमात्र टीवी चैनल हुआ करता है, बट ना अभी तो क्या है कि कब सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं। तो वैसे ही जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल की जब बात आती, जब किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने की बात आती है स्पेशली टेरिटोरियल एरिया में, तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये एक लूप होल है, वो इसका एक लूप होल है, मतलब अपनी जो पॉलिसी है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी उसका एक लूप होल ये है कि द बिल लैक्स प्रोविजन सेफगार्डिंग सब्सक्राइबर प्राइवेसी क्रूशियल कंसर्न इन डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। अभी सब्सक्राइबर जो है यानी कि हम सभी लोगों का जो डेटा है उसकी जो प्राइवेसी है वो एक काफ़ी मेजर कंसर्न बना हुआ है इस नई पॉलिसी के अंदर। इसके ऊपर अभी भी कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये एक तरीके से बताया गया कि इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा और रोबस्ट एक रूल या फिर एक नया लॉ जो है वो बनाने की ज़रूरत है। Competition and diversity, the provision of private sectors in terrestrial broadcasting might benefit competition but could also limit diversity if only large players dominate the sector. अब जो एक टेरेस्ट्रियल एक ब्रॉडकास्टिंग चीज़ है या फिर प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं ना कि आप जैसे टाटा स्काई है या फिर अलग चीज़ें जो होती है या ऐसे और कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं, इन सभी का एक बिल्कुल कंपटीशन तो तैयार करता ही है, बिकॉज जितने ज़्यादा किसी भी फील्ड के अंदर चीज़ें होंगी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जैसे सोप की कोई कंपनी लीजिए, तो कितने सारे सोप्स अवेलेबल है बाज़ार के अंदर, तो एक कंपटीशन बना रहता है, तो प्राइजेज जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते एज़ कम्पेयर टू मैं बात करूँ कि रेलवे जो है उसका पूरा डोमिनेंस है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव फॉर दिस। तो ऐसे में क्या होता है कि अपनी मन मर्जी से एक प्राइस जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे किसी भी इंडस्ट्री में उतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन बना रहेगा एंड प्राइस का जो है प्राइस मेंटेन रहेगी। इट इज़ ऑल इकोनॉमिक थिंग, आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
अब बट एक बेसिक ह्यूमन नॉलेज है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में उतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो मेंटेन रहेगी। कोई भी ज़्यादा प्लेयर जो है अपने हिसाब से प्राइस को अप जो है वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये भी नहीं है कि जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स हैं वही डोमिनेट करें, और ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको और मौका मिलने की बात बताई गई है इस नए लॉ के अंदर। साथ ही में OTT प्लेटफॉर्म जो है ओवर द टॉप, इनका कंसर्न है कि कैसे arise from the bills inclusion over the top content suppliers within the definition of broadcasting services। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है ये सिर्फ नेशनल टेलीविज़न जो है इन सभी पे लागू होती है। अब ओवर द टॉप क्या है, ये एक प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर तो आती है बट इसको भी इंक्लूड किया गया है इस ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के अंदर। तो ये एक चिंताजनक बात है कि कैसे ये दो OTT चैनल्स अलग है एंड जो नॉर्मल चैनल्स आप लोग देखते हैं टीवी पे तो वो सभी अलग हैं। बट अब किया गया है कि नई इस पॉलिसी के अंदर इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। साथ ही न्यूज़ मीडिया जो है, चाहे अब मैं बात करूँ न्यूज़पेपर्स की चाहे न्यूज़ चैनल की, तो इन सभी के ऊपर एक आउटलुक देने की बात बताइए। द एक्सपेंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग माइट लिमिट स्मॉलर नॉन नेटवर्क न्यूज़ आउटलेट अफेक्टिंग द प्रोफेशनल परस्यूट। अभी ये जो नई पॉलिसी है इसके कारण जो नॉन नेटवर्क वाले, जैसे कहते हैं ना कि रेडियो है या फिर न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, इन सभी के ऊपर एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखने को मिलेगा इस नई पॉलिसी से। बिकॉज अगेन आपको पता है कि जितने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स होंगे, जितने ज़्यादा एक तरीके से प्रोवाइड कराने वाली चीज़ें होगी, ये एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो ईजी है। बट मैंने जैसा आपको बताया कि लोग आजकल धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि पीपल लव टू रीड, मतलब रीड करना कम करके वीडियोज़ पे ज़्यादा स्विच हो गए हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि जो अब ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है स्विच हो गए हैं टूवर्ड्स वीडियोस या न्यूज़ चैनल्स, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बट स्टिल ये जो चीज़ है ना, जो रेडियो की बात हो गई बात करूँ या फिर न्यूज़पेपर या चाहे मैगजीन्स हैं, इनके ऊपर एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। बिकॉज अगेन चीज़ें जो है उनको सॉल्व करने की और उस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। कंटेंट रेगुलेशन कमेटी की बात करूँ तो मैंडेट फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर न्यूज़ आउटलेट विद इन द बिल रेजेस कंसर्न अबाउट विजिबिलिटी एंड डाइवर्सिबिलिटी, suggesting it should be left to individual outlets। अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हुई है कि कैसे ही जो नया बिल है इसके अंदर जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये अपने आप को एक सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं। बट उसके बाद भी जो एक कहते हैं ना कि परमिशन जो है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उनसे एक परमिशन लेने की बात तो फिक्स है ही। बिकॉज एट द एंड आप खुद से ही सारे जो रूल्स हैं होंगे या फिर सेल्फ सर्टिफाइड है वो नहीं कर सकते। सजेस्टिंग इट शुड बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल आउटलेट्स। अब ये जो चीज़ वही कि आप वो तो करते ही हैं, सेल्फ सर्टिफाइड तो करते ही हैं, बट स्टिल इसके साथ साथ में एक चीज़, एक लेवल की सिक्योरिटी और है वो एडअप करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो इसको एक तरीके से वापस रीचेक करके एंड देन उसके बाद में एक प्रॉपर तरीके से इसको आउटलेट्स जो हैं इनके ऊपर एक सर्टिफाइड का टैग लगाएंगी। साइलेंस ऑन ओनरशिप की बात करूँ तो बिल डजंट एड्रेस इशू ऑफ क्रॉस मीडिया एंड वर्टिकल ओनरशिप क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इन मीडिया व्यू पॉइंट्स। अभी इस बिल का एक लूपहोल ये भी है कि जो बिल है ये एड्रेस नहीं करता है क्रॉस मीडिया को या फिर वर्टिकल ओनरशिप है इसको, क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इन मीडिया ओनर व्यू पॉइंट्स। अभी जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक ही चीज़ को लेकर चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब एक डाइवर्सिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि एक ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा, तो एक तरीके से कहता नहीं कि डोमिनेंस जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। बिकॉज आपको पता है अगर एक ही एक चीज़ को आप बार बार एक रिपीटेशन में करेंगे या फिर एक ही चीज़ को सिर्फ महत्वता देते जाएंगे, तो लंबे समय के बाद या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि जो चीज़ें हैं वो मुश्किलें होती जाएगी एंड वो जो एक फील्ड है वो डोमिनेट करने लग जाएगी। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के लिए चीज़ों को और आसान बनाया जाए। अभी रेगुलेटरी बॉडी है उसकी एब्सेंस बहुत समय से चलती आ रही है। बिकॉज आपको पता है कि जो नेटफ्लिक्स है या प्राइम वीडियोज़ है इन सभी के ऊपर 18+ कंटेंट होता है, तो इन सभी के ऊपर रेगुलेट करने की जरूरत है। एंड धीरे धीरे ये जो सिर्फ ये OTT चैनल नहीं बल्कि जो नॉर्मल चैनल्स भी है इनके ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज टीवी जो है या फिर मोबाइल जो है ये ईजिली अवेलेबल है सभी के पास एंड जो वल्नरेबल ग्रुप है इसका, यानी कि अंडर द एज ऑफ 18 जो भी लोग हैं इस चीज़ से काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको और स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्सेंस कर रही है। एंड गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव पावर्स
concern arising regarding the government broad power including inspection without notice, impounding and content regulation in the name of public interest potentially threaten press freedom. अभी गवर्नमेंट जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है. अगेन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो चीज़ है ये एक प्रेस फ्रीडम के अगेंस्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बट देन अगेन जब बात आती है कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने की, तो एक गवर्नमेंट का टैग जो है, गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज आप ऐसे ही ओपनली किसी भी चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज ये बात इंटीग्रिटी की है. एंड वल्नरेबल जो बच्चे हैं, यानी कि इस चीज़ से काफ़ी लोग जो अफेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर एक रेगुलेशन ये डाला जाए. साथ ही में एक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर चीज़ों को ध्यान में रख के, एंड जो प्रेस फ्रीडम है उसको भी ध्यान रखना चाहिए. बट देन अगेन गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है इन सभी चीज़ों के अंदर. आप सिर्फ खुला ऐसे ही चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं टू बी ओपनली अवेलेबल टू ऑल. तो ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल. आई होप कि आपको समझ में आएगा. आपको इतना कोई ज़्यादा खासा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस बिल के बारे में. जस्ट आप जनरल नॉलेज के लिए अगर देख रहे हैं तो आपको इतना समझ नहीं होता है कि जो नया बिल आया है, यानी कंटिन्यूशन में जो 1997 में आया था, 2007 में आया था, एंड नाउ इस साल जो आया है, ये तीनों कंटिन्यूशन बिल में है. एंड उसके बाद में जो रेगुलेटरी थिंग्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रोबस्ट करने की बात बताई गई है इस बिल के अंदर. आजकल सेकंड आर्टिकल है बिटवीन होप एंड डिस्पेयर. अब डिफरेंस आप सभी को पता है कि जो 41 वर्कर्स टनल में फंस गए थे, इन सभी को सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है, तो दैट्स अ गुड थिंग. बट इसके साथ साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस है या फिर जो ट्रबल्स जो देखने को मिली थी, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. हम सभी ने ये तो देखा कि बाहर निकल गए हैं अभी लोग ईजिली, नॉट ईजिली बट सेफली, तो ये एक अच्छी बात थी. बट जो प्रॉब्लम्स उन्होंने उन सभी लोगों ने फेस करी, तो उन सभी को आज डिस्कस करेंगे. कैसे कितना मुश्किल रहा है इस जो सफ़र है, या फिर ये जो 17 दिन रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चैलेंज के फेस करने को पड़ा है उन लोगों को. तो unanticipated evacuation, 41 workers were trapped inside Silkyara Barcode tunnel during Deepavali, leading to a prolonged and challenging evacuation process spanning over 17 days. अब आप सभी को पता है कि जो 41 वर्कर्स थे, अब ये सवाल हमसे कल पूछा भी था कि जो टनल में जो लोग फंस गए हैं उस टनल में आपको नाम बताना है. तो इस टनल का नाम है सिल्कियारा बारकोड टनल, जो कि उत्तरकाशी में, दैट मीन्स इन उत्तराखंड. तो ये चीज़ दिवाली के दिन ये चीज़ हुई थी. 17 दिन, लगभग 17 दिन बाद में इस चीज़ को इवैक्यूएट जो है वो किया गया सभी लोगों को. अब ये जो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ, ये एक रिपोर्टर का पर्सपेक्टिव, यानी कि कैसे रिपोर्टिंग जब करने गए थे जो भी मीडिया हाउसेस, तो उन सभी को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा. तो बताया गया कि कैसे डिफरेंट लोगों को असाइन किया गया था कि आप इन सभी जो लोकेशंस हैं उन पर जाइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए. अकोमोडेशन के जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने तक पड़े थे, ना कि सिर्फ रिपोर्टर्स को, बल्कि साथ साथ जो टनल में फंसे हुए जो लोग थे उनके घर वालों को भी, एंड मीडिया हाउसेस थे या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन सभी को, बिकॉज हिली एरिया था तो उस वहाँ पे अकोमोडेशन में एक चैलेंज था. Emotional turmoil, the anticipation of workers' imminent rescue led to emotional heights and low among rescue teams and reporters witnessing both hope and disappointment during the operation. अभी हर रोज़ एक रात मिलती थी, बट देन अगेन चीज़ों को वहीं लेके आके खड़ा करता था. इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं, इसके कारण क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो लोग थे या फिर जो परिवारजन थे जो उन लोगों के, तो उनके जो इमोशंस थे वो काफ़ी अप डाउन थे, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता था. तो ऐसे में ये जो चीज़ है ये न सिर्फ उन वर्कर्स के लिए ही एक वल्नरेबल था, बल्कि उनके परिवारजनों के लिए भी वल्नरेबल था, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता था ऐसे समय पे जहाँ पे एक बड़ी एक टनल जो है उसमें अगर कोई फंसा हुआ है तो दैट कुड लीड टू एनीथिंग. तो ये एक होप भी थी, बट उसके साथ हम डिसअपॉइंट भी कहीं ना कहीं साथ में लोगों के अंदर थी. रिपोर्टिंग चैलेंजेस की बात करूँ तो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ना कि सिर्फ जैसे कि एक हाई एल्टीट्यूड पे ये इलाका था, तो ऐसे में इंटरनेट की कमी होना या फिर अलग अलग चीज़ें जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन का फेस करना पड़ा. ना कि सिर्फ इन्हें, बल्कि फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर अकोमोडेशन, इन सभी को लेकर चीज़ें जो है वो काफ़ी वर्जन अप हो गई थी इस सिचुएशन के अंदर. फूड सिक्योरिटी, अब ऐसे में जो NGOs हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी लोगों की, एंड जो लोकल रेस्टोरेंट ओनर्स थे उन्होंने भी काफ़ी मदद करी. जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, चाहे वो कोई भी हो, उनके साथ में एक तरीके से फ्री उनको फूड दिया गया, एंड सभी लोगों की एक मदद जो है वो की गई, ताकि एक होप जो है वो सभी के अंदर बनी रहे. एक तो ये टेंशन है कि जो व्यक्ति या फिर जो लेबर्स अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान की टेंशन तो है, बट उसके साथ साथ में एक जो
खुद के सर्वाइवल की चीज़ें थी, चाहे वो खाना हो चाहे रहना हो, तो उन सभी को भी सॉल्व करने की जरूरत थी। तो ऐसे में NGOs हैं या फिर जो लोकल ओनर्स हैं वो घरों के, उन्होंने काफ़ी मदद करी लोगों की वहाँ पे। फैमिली एंग्जाइटी तो बिल्कुल जो लोग वहाँ पे बने हुए थे, या फिर जो TV कवरेज था 24/7 तो चल ही रहा था, बट उसके साथ जो फैमिलीज थी वो वेट करी थी कि ऐसी कुछ न्यूज़ की जिसके अंदर उनको कुछ राहत मिले, जैसा पता चले कि लोग जो है वो बाहर आ गए हैं, फिर जो वर्कर्स हैं उनको फटाफट बाहर निकाला गया है। While reporters observed the challenging conditions faced by TV journalists in the relentless 24/7 news cycle, drilling operation and bureaucratic updates caution hope emerged when the vertical drilling began, followed by updates from senior officials about manual digging efforts by rat hole miners, stirring emotions among the worker families. अभी ये जो रैट होल माइनिंग है ना दोस्तों, ये काफ़ी एक न्यूज़ के अंदर बना हुआ है, बिकॉज रैट होल माइनिंग का एक मतलब ये है कि एक तो हो गया कि आप मशीन से किसी भी टनल के अंदर आप ड्रिल करते हैं, तो उसके बाद में आप सामान जो भी लेफ्ट ओवर उसको बाहर निकालते हैं। एक होता है रेड होल माइनिंग, ये की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा, यानी कि एक छोटे छोटे स्पॉट्स पे क्या करते हैं, वो गड्ढे बना देते हैं, देन उसके बाद में कोशिश करते हैं कि कोई एक जो होल बनाया उन्होंने वहाँ से उस जगह तक पहुँचा जा सके। तो इस चीज़ को रेड होल माइनिंग कहते हैं। अलग अलग रेड होल होता है ना, चूहे के बिल जैसे होते हैं, उन्हीं को ही रेड होल माइनिंग कहा जाता है, कि आप एक ही जगह पे, यानी कि एक बड़ी स्ट्रिप के ऊपर या इस टनल के ऊपर आप जगह जगह खड्डे खोदें, एंड आपको जहाँ से भी जगह मिले आप वहाँ से उस जगह पे जाए, एंड जो भी वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालें। तो मशीन जो है वो अपना काम कर रही थी, बट इसके साथ साथ में क्योंकि मशीन इतना ज़्यादा इफेक्टिव उस समय पे, बिकॉज आपको पता है टेक्निकल चीज़ें होती है तो उसमें अटक जाती है। तो ऐसे में जो रैट होल माइनर्स थे उनकी मदद की गई, कोशिश की गई कि जितना पॉसिबल हो सके वहाँ से ही उन सभी लोगों को, उन सभी वर्कर्स को बाहर निकाला जाए। अब रिटर्न टू दिल्ली या रिजम्पशन, अब रिपोर्ट्स की बात बताइए कैसे है कि अप डाउन उन्हें करना पड़ रहा था फ्रॉम उत्तराखंड टू दिल्ली बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उनके कुछ जो चीज़ें थी, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे रहने के या फिर अकोमोडेशन या फिर क्लोथ्स की, उनको प्रॉब्लम हुई थी। तो इन चीज़ों को लेकर एक रिपोर्टर है, उन्होंने अपने दुख व्यक्त किया है। साथ ही हैप्पी कंक्लूजन साथ में जब हुआ लास्ट में, द आर्टिकल एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट डिस्क्राइबिंग द जॉयस एटमॉस्फेयर व्हेन द वर्कर्स वर फाइनली रेस्क्यूड, highlighting the relief felt by journalists and families that ordeal concluded positively. अभी सिर्फ वर्कर्स ने तो एक प्रॉब्लम फेस करी डेफिनेटली अंदर, जब टनल के अंदर फंसे हुए थे, बट उसके साथ में जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, चाहे उनके घर वाले हो, चाहे रिपोर्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो इन सभी ने भी एक बाहर अपनी तरफ से पूरी एक जो कहते हैं ना जद्दोजहद लगाई है, तभी जाके संभव हो पाया। तो बट एट द एंड जब सभी वर्कर्स को बाहर निकाल गया, तो दैट आई हैप्पी मूवमेंट फॉर ऑल। तो ये काफ़ी खुशी की चीज़ थी कि इतने जो एफर्ट्स डाले गए हैं, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा या फिर इनके घर वालों के द्वारा हो, वर्कर्स के, या जो जर्नलिस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो इन सभी की जो एक हार्डवर्क है या फिर एक ऑलमाइटी की जो एक दुआ है सभी के ऊपर, वो आई है। एंड इनको जो वर्कर्स थे फाइनली आफ्टर 17 डेज इवैक्यूएट सेफली किया गया है। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ आएगा कि कैसे सिर्फ जो वर्कर फंसे हुए थे उनके लिए चैलेंज था, बट उनके साथ साथ जो बाहर जो लोग थे, उनके परिवारजन है, चाहे जो भी व्यक्ति वहाँ पे इन्वॉल्व था, उन सभी के लिए भी ये चीज़ एक चैलेंजिंग थी। बट फाइनली ये चीज़ सॉल्व हुई ईजी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, चीज़ों को सॉल्व किया गया एंड सभी को एक ईजी नोट पर बाहर निकाला गया। नाउ डिफरेंट हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे आज 1 दिसंबर को मनाया जाएगा, एंड आज की जो थीम है यानी वर्ल्ड एड्स डे की, वो है लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। तो ये एक करंट अफेयर आप सभी के लिए। इसरो साइंटिस्ट जो है VR ललिता अंबिका, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, कन्फर्ड हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड लीजन डी ऑनर। अब इसरो के जो साइंटिस्ट हैं VR ललिता अंबिका, इनको फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लीजन डी ऑनर, उससे सम्मानित किया गया है। साथ ही अब्दुल्ला मेरे वेस्ट 2023 UNHRC नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। अब अब्दुल्ला मेरे जो है उनको 2023 का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही में के अंदर आप जैसा बैकग्राउंड देख सकते हैं, मिजोरम गवर्नर हरिबाबू कुंबापति अपॉइंटेड स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पादी एज IDD कैंप ADC। अभी ADC डिपार्टमेंट ये होता है कि आपने देखा होगा कई बार कि आपके स्टेट की गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, उनके पीछे एक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक ऑफिसर होता है, एंड उसके साथ साथ एक IPS ऑफिसर होता है। तो वो जो दोनों लोग होते हैं उनको बोलते हैं ADC, IDD कैंप। तो ये द स्क्वाड्रन लीडर है मनीषा पाडी मैम, तो
तो ये भारत की पहली महिला बनी है जो एक ADC के तौर पे अपॉइंट हुई है किसी भी गवर्नर को। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हर एंड वी आर प्राउड ऑफ मैम। आप सभी को प्राउड होना चाहिए, टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। सो या दैट्स अ प्रीवियस एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। प्लीज फ्रेंड, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स को। एंड आंसर से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो एक फीडबैक है ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव। एंड आपका कोई भी सवाल हो तो वो शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन आपको कोई बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। एंड यस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट लाइक बटन। रोज़ सुबह 9 बजे आपको अपडेट्स मिल जाएगी वीडियोज़ की। सो या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, and I'll see you in the next episode.